अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हो गई है। कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल निकाला जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाए, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जाए, IMF के साथ एक नया और बड़ा प्रोग्राम, तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम किया जाए। लेकिन ये सारा मामला मुतवक्के तौर पर हर्ट हो सकता है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। एक हम आहंगी की फ़िज़ा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही और इस तमाम मामले में पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। 8 फरवरी से पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक के बाद एक मुकदमात में सज़ा सुनाई गई और अब तासुर ये मिल रहा है, जिस तरीके से ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, कि शायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अब अगर इस बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला जो सज़ा का है साइफ़र केस में, ये मुअत्तल हो जाता है, इसका असर दीगर मुकदमात पर क्या होगा और क्या इमरान खान साहब इस सूरत में जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर जो दीगर मुकदमात हैं 9 मई के वाक़यात समेत दीगर जो मुकदमात हैं उसमें उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। ये मामला बहुत अहम है और इसी सियासी लड़ाई से जुड़ा हुआ मामला साबिक जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आज उनके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई। रावलपिंडी से अदालत ने 9 मई के वाक़यात में उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं और उनको 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब सबको मालूम है कि ये वाक़या जिस वक्त हुए वाक़यात, उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर बने। उन्होंने बनने के फ़ौरन बाद जो पहली तकरीर की, उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई भी सबूत मौजूद है तो मुकदमा चलाया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा अपने सूबे के अफसरान को, पुलिस अफसरान को, कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, वो मुकदमात तो जारी रहें, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं वो मुकदमात खारिज किए जाएँ, वरना सज़ा के लिए तैयार हो जाएँ। जिसके बाद एक कन्फ्रंटेशन जो है वो बहरहाल अली अमीन गंडापुर और मरकज़ के दरमियान मौजूद है। ये मामला कैसे अनफोल्ड होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आज मामला हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, उनको बरी कर दिया गया है तीनों रेफरेंसेस में, नैब रेफरेंसेस। 7 साल वो इश्तहारी रहे। तो पाकिस्तान में जो मुकदमात हैं उनके सियासी और गैर सियासी होने के हवाले से भी बड़ा मुबाहिसा चलता है। तो आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे डिबेट एट 8 में और मेरे साथ आज मौजूद हैं ABN के रिपोर्टर राजा बशारत साहब। वो इन तमाम मुकदमात को अदालती सतह के ऊपर कवर भी कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हाफिज़ एहसान खोकर साहब, माहिर कानून हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान की वकला की टीम में शामिल हैं। और सैयद अमजद शाह साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सवालात यहीं पर ख़त्म नहीं होते, सवाल और भी दीगर बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हमें मालूम है कि आज एक बड़ा फ़ैसला जो है वो हसन और हुसैन नवाज़, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे 7 साल से इश्तिहारी थे। 3 नैब के रेफरेंसेस में बरियत का फ़ैसला आ गया, अगरचे ये फ़ैसला कोई गैर मुतवक्के फ़ैसला नहीं था। उनका पाकिस्तान आना इस बात की गमाज़ी करता था कि उनको ये यकीन है कि उनको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन इस बरियत ने मज़ीद पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम कानून के ऊपर जो सवालात खड़े किए हैं कि ये मुकदमात अगर उस वक्त गलत थे तो जिन्होंने गलत मुकदमात कायम किए, क्या वो आज आज़ाद हैसियत में फिर सकते हैं या फिर उन्हें भी कोई सज़ा होगी। इन तमाम सवालात के साथ डिबेट का आगाज़ करते हैं। गुफ्तगू में सबसे पहले राजा बशारत साहब से बात कर। बशारत राजा साहब, ये बताएं कि जो साइफ़र केस का मामला चल रहा है इमरान खान साहब का, किस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं और आपको क्या लगता है कि ये मामला जो ट्रायल हुआ वो मुअत्तल हो जाएगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, किस तरफ केस जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। ये साइफ़र केस जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील की गई है, जो चल रहा है मामला, इससे पहले ये हाफिज़ साहब बैठे हुए यहाँ पर, ये जब इस साइफ़र केस की सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का केस लगा था, तो उस वक्त भी बड़े सवालात उठे थे इस साइफ़र केस में। जो दफ़ात लगाई गई थी, जो सेक्शन लगाई गई थी जो सीक्रेट एक्ट के तहत, उस पर बड़े सवालात उठे थे। और बेंच के सरबराह जो थे वो हाल ही में रिटायर्ड हुए 10 मार्च को, जस्टिस सिद्धार्थ तारक मसूद, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि थोड़ा सा वो PTI के हवाले से नहीं बल्कि वो प्रो नवाज नहीं कह सकते आप, लेकिन ये है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के कैंप में थे। उन्होंने भी बड़े सवालात उठाए थे, बिलखुसूस आज़म खान के हवाले से जो
उनके सेक्रेटरी थे, उनका जो बयान आया था सामने 164 का, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि आज़म खान ने जो बयान दिया है वो 1 माह के बाद क्यों दिया, क्या वो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने इस पर बड़े सवाल उठाए थे कि इसमें कौन सी ऐसी जो आपने सेक्शन लगाई है, जो दफात लगाई है आपने, मुल्की सलमियत को कौन सा ख़तरा हुआ है। बहरहाल वो फैसला आया तो उसमें वो ज़मानत, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस केस की समाअत हो रही है, इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमर फारूक जो बेंच के सरबराह हैं, वो चीफ जस्टिस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आज भी उन्होंने बड़े अहम इस पर सवालात उठाए, कल भी सवालात उठाए थे। एक इसमें इस साइफर केस में ये सवाल उठाया गया था कल और आज की समाअत में भी कि उनका जो हक़ दफ़ा जो आपका आइन आपको देता है, आर्टिकल 10A के तहत जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स देता है आपको शफाफ ट्रायल का, वो नहीं दिया गया इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। फिर एक दिन में थोक के हिसाब से वो जो ट्रायल जो गवाह थे उन पर जरा की गई। इमरान खान का सुबह समाअत हुई, शाम को समाअत हुई, रात को भी चल वो रहा है बगैर भूखे वहाँ पर खड़े रहे, वकीला गैर हाजिर होते हैं। अच्छा, एक नकवी साहब, इसमें 342 का बयान भी नहीं लिया गया था जिसमें शाह महमूद कुरैशी का जो मुल्ज़िम का हक है, बुनियादी हक है, और इमरान खान का, उसके बगैर सजा सुना दी गई और दब्बड़ दूस करके सजा सुना दी, ऊपर तले 3 सजाएं सुनाई गई थी। इसमें तो बहुत सारी वो चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि कब तक ये मामला इसमें जो है कि मुझे लग रहा है कि इस बेंच के जो इस सरबराह हैं वो छुट्टियों पर जाना चाहते थे और ये इसी हफ्ते या कमिंग वीक में इसका फैसला आ जाएगा। सही। पंजोता साहब, ये तमाम मामला जब हो रहा था, आपके वकला भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने ये सवालात उठाए। हमने जब भी तहरीक इंसाफ के वकला की टीम से बात की है, वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं उनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, वो रमज़ान से पहले बाहर आ रहे हैं, फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से भी आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो मामला जो है वो कुछ और ही तरीके से अनफोल्ड हुआ। जब हमने होते देखा, सज़ा सुना दी गई। अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए मामलात कोई ईज़अप हो गए हैं? अब आपको लगता है कि अब आइन की किताब, कानून की किताब, उसके मुताबिक फैसले होंगे? पंजोता साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मूव ऑन करते हैं। पंजोता साहब से रब्ता दोबारा कीजिए। खोखर साहब, आपने तो ये उस वक्त भी प्रोडिक्शन की थी, आपने कहा था कि ये सारा मामला, उसमें कुछ ना कुछ बुनियादी तौर पर ऐसे सुकम मौजूद हैं कि ये मामलात जब अपील की स्टेज पर जाएंगे तो ये ठहर नहीं पाएंगे मुकदमात। आपको भी यही लगता है ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस केस के 3 एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट है जो प्योर लीगल एस्पेक्ट है, और उस प्योर लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, और वाज़ेह ये है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कोई भी पाकिस्तान का अगर आप किसी भी ओहदे पे ऐसे हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है या आप किसी स्टेट ऑफिस के तौर पे हैं, तो आपकी ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई करता है और आप कोई ऐसी चीज़ का इजहार नहीं करेंगे या पब्लिक के अंदर शेयर नहीं करेंगे कि जिससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हो, और अगर आप वायलेट करते हैं तो फिर आपके लिए सेक्शन 5 और सेक्शन 9 जो हैं वो अप्लाई करते हैं, इन एडिशन टू दोज जो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इस केस के अंदर ये है कि बड़ी वाज़ेह चीज़ें के जो फैक्ट्स थे, एक फैक्ट्स तो ये था कि जो 7 मार्च की मीटिंग थी, उसके बाद 28 मार्च की एक बनी गाला की मीटिंग थी। उसके बाद ये हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो प्राइम मिनिस्टर ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो पब्लिक स्पीचेस थी, उसका एक नैरेटिव जो था वो रिजीम चेंज पे बना, और अल्टीमेटली जो है एक इसके ऊपर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद 15 अगस्त 2023 को एक FIR दर्ज हुई। उसके बाद चलान जमा हुआ, 28 के करीब विटनेसेस थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर विटनेसेस थे वो उन्हीं के फॉर्मर PS टू प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे, और उस दौर के एम्बेसडर जो थे जो असद मजीद थे। अब 5 चीज़ों का चार्ज जो था वो लगाया गया। एक ये लगाया गया कि साइफर प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको गुम कर दिया, वापस नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसका मिसयूज़ किया, उसको पॉलिटिकली गेन के लिए इस्तेमाल किया, और पब्लिक वेवर उस डॉक्यूमेंट्स का किया जिसकी उन्हें लीगली एंटाइटलमेंट नहीं थी। अब इस बुनियाद के ऊपर जब एविडेंस स्टार्ट हुई और एविडेंस चलते चलते उस स्टेज के ऊपर आई जहाँ के ऊपर जाके 2 दफ़ा ये मामला हाई कोर्ट के अंदर गया, और हाई कोर्ट से वापस इसके अंदर रिमांड हुआ, और दोबारा इसके ऊपर जो है वो चार्ज शीट जो है वो फ्रेम की गई।
अब जब तीसरी दफ़ा जब यह मामला आया तो मैं ये उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मामला अब आएगा उस स्टेज के ऊपर जब 26/1/2024 को डिफेंस काउंसिल जो थे वो स्टेट ने अपॉइंट किए गए थे, और उससे लेके जो 30 जनवरी 2024 की प्रोसीडिंग्स है वही अंडर टारगेट आएगी। अब अंडर टारगेट ये आई कि दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी ईसा इंपॉर्टेंट, एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे उनकी 342 की स्टेटमेंट जमा हुई है लेकिन उसके ऊपर उन्होंने साइन नहीं किए। अब अगर उनकी 342 की स्टेटमेंट को देख लिया जाए तो उसके अंदर सारा ही एडमिशन मौजूद है। उसके अंदर एडमिशन ये भी मौजूद है कि मैंने इसको वेव किया, और वेव करके उन्होंने कहा कि ये पैराफ्रेज डॉक्यूमेंट है। फिर उसके अंदर एडमिशन ये भी मौजूद है कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए जो चीज़ आई थी या मुझे जो दिखाई गई थी मैंने उसे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है और किसके पास वो चली गई है। तो उसके अंदर ये हुआ कि आपका रिसीव है, आपका रिटेंशन है, आपका वेवर है, और देन आपका उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करना जो है वो सारे का सारा 342 की स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये थी कि वहाँ के ऊपर जो था कि जो डिफेंस साइड थी उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी क्रॉस एग्जामिनेशन देने की, और वो जो नहीं दी गई, और वो जो प्रोसेस था जो 26/1/2024 को था। ये सवाल भी उठाया कि क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं है, और वो जो साइफर है वो मामला उसके ऊपर उसका जो डी कोटेड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी बनी गाला में। उसके बाद जो काबीना का इजलास हुआ खसूसी, वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मिनट्स ऑफ द मीटिंग बने, जो बाहर आए हैं, जो सामने हैं पब्लिक डोमेन में, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ना कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट। अगर किसी ने देखा है, आज तक किसी ने वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो उसका ट्रांसक्रिप्ट है दीगर ज़बान में, वो उसको भी छापा गया है, रिप्रोड्यूस किया गया, ये क्लेम किया गया है। तो असल चीज़ तो वो डॉक्यूमेंट है। ये नहीं, इस अगर आप उस मिनट्स की बात करते हैं तो वो मिनट्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स जो है वो आपकी आती है 31 मार्च के करीब जो आती है, और ये आपकी जो पब्लिक रैली थी वो आपकी हुई थी 27 मार्च को। 27 को प्राइम मिनिस्टर ने उसको कहा कि ये है वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान को थ्रेट किया गया है, और पाकिस्तान उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो तो सियासी तकरीर थी ना। देखिए, और वो ये चीज़ ये है कि चूंकि मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आपका वो नैरेटिव भी था तो आपका 342 के अंदर वो नैरेटिव वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अब 342 इससे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर कि आपके खिलाफ ये केस दर्ज क्यों किया गया और आप अपने डिफेंस के अंदर कहना क्या चाहते हैं। अगर उस सारी लैंग्वेज को आप देखें जो 342 की आई है, जिस पर अभी उन्होंने साइन तो नहीं किए हुए लेकिन वो उस ऑर्डर का हिस्सा है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के एडमिशन, और क्रिमिनल केसेस के अंदर जब आप एडमिट कर लेते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसके अंदर एक इम्यूनिटी को भी क्लेम किया है, वो है आर्टिकल 248 की, कि एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मुझे ये इम्यूनिटी हासिल है कि मैं इन चीज़ों को अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर करूं तो मेरे के ऊपर पाबंदी नहीं है। अब आर्टिकल 248 का भी जब आप वेवर लेते हैं तो आप पे ओनस आया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 248 जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वेवर नहीं देता। लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हद तक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये 26/1/2024 से आगे जितनी प्रोसीडिंग्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें सेट असाइड करेगा, चीज़ को रिमांड करेगा, और उसके बाद ये कहेगा कि आप इनको एक अपॉर्चुनिटी दें, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन, इनके लॉयर्स को मौका दें, और साथ ही कोर्ट्स को ये कहेगा कि एक रीजनेबल टाइम के अंदर इसको करें, और ये अंडरटेकिंग इसके अंदर ये देंगे कि हम कोर्ट के साथ कोऑपरेट करेंगे। बट जो इशू आपका है, जो साइफर है, या साइफर एडमिशन है, या साइफर का कंटेंट्स है, या FIR है, या वो जो सारा चलान है वो इंटेक्ट रहेगा, प्रोसीडिंग्स क्वाशमेंट नहीं होगी, सारी सिर्फ उस हद तक होगी जो 26/1 से लेके जो जाके 30/1/2024 तक फैसला आया है। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि आपकी क्रिमिनल मैटर्स के अंदर क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी ये है कि जो पब्लिक रैली के अंदर आप वही करें, वही आपका स्टैंड आपका कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है, और अगर ऐसा यही कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पब्लिक रैली वाला स्टैंड रहा और इसी 342 के स्टेटमेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर इंटेक्ट रहे, तो इसके अंदर फिर ब्राइट चांसेस ये हैं कि उनके लिए लीगल चैलेंजेस बढ़ेंगे और उनके लिए इस सिचुएशन से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। सही। सैयद अमजद शाह साहब के पास चलते हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान काउंसिल के। अमजद शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का उनका अपना मौक़िफ़ है, रियासत का इस हवाले से अपना मौक़िफ़ है। आप क्या समझते हैं कि ये मामला जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया है, तो इसके नतीजे में आपको लगता है कि ये मुकम्मल जो ट्रायल है ये कलअदम हो जाएगा, सज़ा के हवाले से मुअत्तली का फैसला आएगा? आपको किस तरफ ये मामला जाता वो दिखाई दे रहा है? मैं तो हाफिज साहब की जो इन्होंने बात की है उससे इत्तफाक करता हूं
कि ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो साइफर उनके पास आया और वापस जमा नहीं कराया, और वापस जमा अगर गुम भी हो जाता है या ज़ाया कर देते हैं तो एक सर्टिफिकेट उन्हें जमा कराना होता है कि वो वापस करने के लिए जो रूल्स हैं इसके साइफर के, वो तो वायलेट हुए हैं, वो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सही। इसी तरह उसको इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। अब सेक्शन 342 का जो उनका स्टेटमेंट है, अगर दोबारा भी वो आएंगे तो उनकी वो जो पब्लिक तकरीरें हैं और जो उनका स्टांस था, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी उन्होंने उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया था, और वो इसको पब्लिक में भी ले गए और इसको उस तरीके पे हैंडल नहीं किया इस सिचुएशन को जो कानूनी तौर पे करनी चाहिए थी। तो इसका इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ नुकसान होगा, और अगर सेटिस्फाइड हुआ भी तो वो उनको राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दे के दोबारा यानी मामला वहीं से शुरू होगा। तो ये आज सवाल ये भी बड़ी शद्दोमत से उठाया गया कि आखिर ऐसा क्या था कि दिन और रात मुकदमा चल रहा था। रात हमने देखा कि एक दिन तो अगली तारीख जो है वो उसका आगाज़ हो गया था, अगला दिन शुरू हो गया था, और फिर 9 घंटे का वक्फा आया और 9 घंटे के बाद एक मरतबा फिर जो है वो समाअत रखी गई। तो जाहिर है कि आपको नहीं लगता कि अनड्यू हेस्ट तो बहरहाल थी? नहीं, ये ठीक है आपकी बात। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह से प्रोसीडिंग किसी भी केस में करते हैं। 2-2, 6-6 महीने की डेटें भी देते हैं, 15 दिन की डेट भी देते हैं, और इसमें जरा जल्दी दिखाएगी। जल्दी दिखाने से आप महसूस कर सकते हैं कि ये जल्दी दिखाना जो है ये इससे नुकसान हुआ होगा ट्रायल को। लेकिन आमतौर पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जल्दी या देर से होने से कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता। देर से होने से ये होता है कि गवाहों के एब्सेंट हो जाने का डर होता है कि कोई गवाह मर जाए या कोई शहादत जो है उसको नुकसान हो जाए। इसी तरह जो जल्दी होता है उसमें आप ये कह सकते हैं कि अमजद शाह साहब, आप जाहिर है कि हमारा जाहिर है कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों का मौक़िफ़ डिफरेंट है, लेकिन ये तब हमने देखा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया गया है। आई होप कि आपने जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी स्टेटमेंट देखी होगी, यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट देखी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट देखी होगी। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ किए हैं। इन्हीं मामलात को सवाल बनाया गया है। अनड्यू हेस्ट की बात की गई है, उसमें जो फेयर ट्रायल का हक है उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया। तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो पहली मरतबा इस तरह इंटरनेशनली अंडर वॉच आया है। नहीं, पाकिस्तान का तो अदालती निज़ाम शुरू से, जब मतलब डिक्टेटर्स जहाँ पे होंगे वहां पे अदालती निज़ाम क्या चलेगा। अयूब खान से ज़िया-उल-हक के दौर में देख लें, भुट्टो साहब की सजा को देख लें, ये सारे मुकदमा, इवन के ये ANP के वली खान साहब की जो पार्टी थी उस कलअदम हुई, उनके ट्रायल को देख लें, जितने भी ट्रायल पॉलिटिकली हुए उन सारों को देख लें। दुनिया में आपकी किसी भी ऐसे ट्रायल को कभी भी उन्होंने क्रेडिबिलिटी सी नहीं देखा। देखे ना, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, इंग्लैंड ने उनको अपने पास रखा। आपके ये जो MQM के जो बानी थे उनको सजाएं हुई हैं, लेकिन उनको वहां पे रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये आपके अदालती निज़ाम पर दुनिया का एतमाद नहीं है कि इंसाफ होता है। यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, आज इसको पकड़ लिया, कल उसको पकड़ लिया, आज उसको छोड़ दिया, आज उसको छोड़ दिया। अब इमरान खान साहब के केसेस, जैसे देखे ना नवाज शरीफ साहब के केसेस के साथ आज क्या हुआ, यही शाह साहब कल फिर इमरान खान के केसेस के साथ होगा ना। जो आज शाह साहब नवाज शरीफ के केसेस के साथ हुआ 2018 में, जिस तरह वो पनामा, JIT और एवन फील्ड फलां सारा कुछ हुआ, और आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है यही कल जो आज नवाज शरीफ के साथ मुझे पंजोता साहब को डिबेट में शामिल करने दें। नहीं, पंजोता साहब मुझे बताइएगा कि अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में है, आपको क्या लग रहा है? आपको उम्मीद है कि आपके हक में फैसला आएगा? यहाँ पर जो हमारे पैनल है उसकी राय तो यह है कि ये मामला उस स्टेज तक रिवर्स हो जाएगा जहाँ पर सरकारी वकला को अपॉइंट किया गया था। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं बड़ा क्लियर आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस केस के अंदर जिस तरह ट्रायल किया गया है, जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, इससे पहले भी अगर देखा जाए जो फर्द जुर्म लगाया गया, फिर उस कार्रवाई को कलअदम करार दिया गया, फिर फर्द जुर्म लगाया गया, फिर उसको कलअदम करार दिया गया, फिर तीसरी दफ़ा यही सिलसिला
और जिस तरह से फिर गवाह इसके अंदर पेश किए गए, जिस तरह से 8 दिन के अंदर 25 गवाहों को उनके बयानात कलमबंद करके क्रॉस जिस तरह से हुआ, आइन की कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बंद कमरे के अंदर जैसे ये फैसले 3 सुनाए गए, इज्जत वाला केस हो या तोशाखाना केस हो या ये साइफर केस हो, कोई उसके अंदर कोई कानूनी कोई पहलू नहीं देखा गया, ना ही रखा गया। अब बात यह है कि देखना क्या है कि साइफर के अंदर कसूर क्या है इमरान खान का। आज भी जब अदालत के सामने सारी चीजें रखी गई, वहां पर जो जिस तरह से फर्द जुर्म लगाया गया वो सारा रखा गया, सारी फाइल रखी गई, सारे गवाहों के बयानात रखे गए, FIR पढ़ी गई, रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे शवायद नहीं जोड़ रहे थे कि साइफर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका इतलाक हो सके। और ये अदालत ने भी देखा कि किस तरह से इतलाक हो सकता है। वो जो तकरीर का जिक्र है वो तो एक जलसे के अंदर की गई थी तकरीर, और यही अदालत के सामने अदालत ने भी कहा कि वो तो एक जलसे में कही गई जो तकरीर थी। और दूसरा साइफर कहाँ है, या आप कहते हैं कि साइफर को डीक्लासिफाइड कर दिया गया है, तो वो जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है? तो ना वो साइफर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद, ना डीक्लासिफाइड हुआ हुआ डॉक्यूमेंट वहां पर मौजूद, ना ही वो उसके ऊपर गवाहों के हवाले से कोई चीज जोड़ती है। अब पहले एक बंदा मुल्जिम है FIR के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल आजम खान या असद उमर, और फिर वही असद उमर को कहा जाता है कि आप वापस ले लें क्योंकि आपने सियासत से जो है वो लातलकी का इजहार कर लिया है, और आजम खान को अगवा करके पहले उसकी फैमिली कहती है कि वो अगवा हुए हैं, बाद में आकर वो बतौर गवाह वहां पर गवाही देते हैं। वैसे पंजोता साहब ये बताएं, इसके अंदर जो मीटिंग के हवाले से बात है ना, आखिरी में पॉइंट करने वाला हूं, मीटिंग के हवाले से बात है। वो कहते थे जी कि मीटिंग की गई है, वहां पर प्लान तैयार किया गया, वहां पर कि हमने इसको लहराना है। उस मीटिंग के हवाले से भी बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो मीटिंग की गई है उस जलसे के बाद की मीटिंग का जिक्र करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 27 को जलसा हुआ है तो 28 का जिक्र करते हैं। तो ये सारी चीजें जोड़ती हैं, फिर आप कैसे इस केस को साबित कर सकते हैं जब केस ही नहीं है, सिरे से साइफर केस ही बोगस बनाया गया, झूठा है, उसके अंदर कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, तो फिर उस केस चलने की कोई वक्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट के अंदर भी वो केस चल नहीं सकता। इसमें मुझे ये बताएं पंजोता साहब मुझे ये बताएं कि इस केस में एक पहलू जो है वो ये भी रहा है और डिबेट ये भी रही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस इंफॉर्मेशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब इसको जब अगर किसी ने सुनना है तो उसके सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फिर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो होनी चाहिए ताकि वो उन दोनों में ज़रा कंपैरिजन ड्रॉ कर सके। मुझे ये बताएं, इस तमाम केस के दौरान आप क्या ये बता सकते हैं जो जज हैं उनके दस्तरस में था ये साइफर, जो वकला है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो दिफा करने वाले हैं, क्या उनको दस्तयाब था ये साइफर जिसके ऊपर सारा ये शोर बचा हुआ है? वही गुजारिश की है कि आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये पॉइंट उठाया जो आप बात कर रहे हैं कि वो क्या साइफर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कहाँ है, उसका जो डॉक्यूमेंट है जो डीक्लासिफाइड है या कोई भी जिसके ऊपर ये केस बनाया गया है साइफर के हवाले से वो कहाँ है डॉक्यूमेंट या साइफर या कोई उसके रिलेटेड कोई दस्तावेजात। तो कोई चीज जो है वो कोई डॉक्यूमेंट, कोई वहां पर कोई चीज, कोई साइफर नहीं रखा गया, ना ही ट्रायल कोर्ट के सामने रखा गया। जब भी ये कहा गया कि साइफर लेकर आए तो उन्होंने कहा जी सीक्रेट है। ये कहा गया कि रूल्स जो हैं जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है वो रूल्स हमें दे दें ताकि हम अपना केस डिफेंड कर सकें। आज तक वो रूल्स जो हैं जिसके ऊपर ये केस अपना सारा करके उस रूल्स को पढ़ के केस बना रहे थे, उसके मुताबिक सजा दिलवाना चाहते थे कि ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, वो रूल्स भी नहीं बताए गए और ये भी नहीं साबित कर सके कि उस साइफर से किसी गैर मुल्क को कैसे फायदा हुआ। ये इसके अंदर कंटेंट के अंदर FIR के अंदर है ना, किसी गैर मुल्क को फायदा हुआ है। सही, ये सुप्रीम कोर्ट में भी एडमिट हुई थी ये बात जो पंजोता साहब कह रहे हैं। जब जमानत केस लगा था शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का, उस वक्त अतर मिनल्लाह साहब के सवाल उठे थे और रिमार्क्स आए थे अतर मिनल्लाह साहब की और जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से। मुझे एक सेकंड मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।